हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आपके सामने रहा आज का पहला क्वेश्चन। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से है? तो आपके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने रहे। हृदय, त्वचा, नेत्र, हड्डियां। तो यहाँ पर सूखा रोग रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड्डियां। इसी प्रकार से आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जीके का क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आप बने रहें, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिल सकें। हैलोजन के बाह्य कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो हैलोजन जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आवर्त सारणी के 17वें समूह को हैलोजन कहा जाता है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों -1 वैलेंसी होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में वो 7 होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है दोस्तों? तो परजीवी मतलब प्रोटोजोआ। तो यहाँ से आपसे कह सकता है कि एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो परजीवी बोल सकता है, प्रोटोजोआ भी बोल सकता है। तो प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला जो रोग है वो यहाँ पर सही उत्तर आपका मलेरिया इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों? तो कौन सा जल में घुलनशील होता है? तो आप एक ट्रिक याद रखना, बस। तो बस से आपका क्या हो जाएगा, बी और सी। ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई लॉजिक वैसा नहीं है कि भाई साहब आप सही कुछ समझ बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा रहा हूँ बस। तो बस से हो जाएगा बी से विटामिन बी, विटामिन सी, जो जल में घुलनशील है। बाकी के जो बचते हैं मैं वो भी आपको याद करा देता हूँ। कीड़ा, तो कीड़ा जो है जल में नहीं घुल सकता, तो ये बसा में घुल जाएगा कीड़ा। तो कीड़ा आपको याद रखना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों के चारों ये बसा में घुलनशील होते हैं। बस आप याद रखना, बस जो है वो जल में घुलनशील होता है। तो आपका जल में घुलनशील का उत्तर हो जाएगा बस। बी और सी जल में घुलनशील। तो आपका उत्तर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। विटामिन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? पिष्टक जो है दोस्तों वो क्या होता है, एक लंबा प्रवेश द्वार होता है भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में। तो आपको ये याद रखना है, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला जो मध्यकालीन का था उस समय पिष्टक का जो अर्थ हुआ करता था वो लंबा प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लंबा प्रवेश द्वार। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? तो राजस्थान में मांड गायन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार रिपीट हो चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके सामने है और ये आएगा भी आगे चल के। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर मार्को पोलो इटली से आया था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली बिल्कुल सही है। यहाँ पर इबन बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल सही है। अलबरनी उज्बेकिस्तान का था, ये भी बिल्कुल सही है। पीटर मुंडी जो है ये चीन का नहीं था दोस्तों, ये कहाँ का था, ये ब्रिटिश था, यूरोपियन था। तो ये आपको याद रखना है पीटर मुंडी के बारे में। तो हम थोड़ा सा पीटर मुंडी के बारे में जान लेते हैं। पीटर मुंडी जो है अभी मैंने आपको बताया, एक ये यूरोपियन दार्शनिक विदेशी यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में आया था दोस्तों। किसके शासनकाल में आया था? ये बादशाह पीटर मुंडी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो आपको याद रखना है पीटर मुंडी या पीटर मंडी। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, पीटर मुंडी या फिर पीटर मंडी। ये शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों आया था। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं, प्रकट हो चुके हैं। पीटर मुंडी ब्रिटिश यहाँ पर मर्चेंट एडवेंचर पीटर मुंडी आपके सामने प्रकट हो गए हैं। आप इनको इमेज के माध्यम से दिमाग में बैठा लीजिए। ये रहे आपके सामने पीटर मुंडी। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन यह रहा। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मृदा निर्माण मतलब मिट्टी को निर्माण करने के लिए, मिट्टी बन सके, तो यहाँ पर अगर मवेशी की चराई की जाएगी, पशुओं की चराई की जाएगी तो ये सहायक नहीं है। आप याद रखना, पशु अगर यहाँ पर चारा खाते हैं तो वो मृदा निर्माण के लिए सही नहीं है। तो इसलिए मवेशी चराई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बायोटिक एजेंट मतलब जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वो अगर हम मिट्टी के लिए डालेंगे तो उसके लिए बढ़िया हैं। जैसे कि
आप कुछ उसमें चीज़ डाल सकते, छिलके वगैरह डाल सकते, बहुत सारी चीज़ें। स्थलाकृति ट्रोपोग्राफी, किस तरह से स्थलाकृति है, हिमालय रीजन है, किस तरह का रीजन है, घाटी वाला है, ठीक है, गहराई वाला है, वो सारी चीज़ें। मूल सामग्री, ठीक है, जो इनिशियल पेरेंट जो होंगे मटेरियल, वो मूल सामग्री भी मिट्टी के लिए जिम्मेदार होती है निर्माण में। आगे क्यों चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जी की शपथ की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी की शपथ की बात करेंगे तो अनुच्छेद 60 में जाएंगे। 60 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। कौन से भगवान, भगवान मुरुगा। अभी मैं आपको भगवान मुरुगा के दर्शन कराता हूँ, बस आप धैर्य रखिए अच्छे से और इसका उत्तर समझ लीजिए। तमिलनाडु का जो त्यौहार है जिसमें भगवान मुरुगा को समर्पित है वो है थाईपुसम, तो याद रखना। साथ ही साथ पोंगल भी तमिलनाडु का ही है। ओणम केरल का है, केरल के पत्ते ओढ़ लेते हैं, इस तरह से आप याद रख ले सकते हैं। ओणम जो है केरल का है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा थाईपुसम। तो आपके सामने भगवान मुरुगा प्रकट हो रहे हैं, लो प्रकट हो गया दोस्तों, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भगवान मुरुगा थाईपुसम। तो इस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्यों चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, तो गुलजारी लाल नंदा जे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। बीबी गिरी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, बीडी जट्टी भी रह चुके हैं, जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं। तो आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो चाइना मैन के अभी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। चाइना मैन किस तरह से बॉल फेंकते हैं, कौन है चाइना मैन अपने इंडिया में, इस चीज़ को आपको क्लियर करा दूंगा अभी की अभी। बस पेशेंस बनाओ और ध्यान से आगे वीडियो को बढ़ाएं। तो देखिए बढ़ चुकी है वीडियो, चाइना मैन आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुलदीप यादव, आपके सामने जो चित्र है वो कुलदीप यादव का है, आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चाइना मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, कुलदीप यादव को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोलाक आर्ट। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला है। बोलाक आर्ट क्या है, कर्नाटक की एक नृत्य कला है। तो बोलाक आर्ट को देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह से पुरुष जो हैं बोलाक आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बीच में भगवान की मूर्ति और साथ ही साथ उसमें ज्योति जला के यहाँ पर बोलाक आर्ट को यहाँ पर नृत्य के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तपोवन। तपोवन जहाँ पर तप किया जाता है ऋषियों के द्वारा, तो विष्णुगढ़, विष्णु भगवान का गढ़ है। जल विद्युत परियोजना, तो आप समझ गए होंगे देवों की भूमि उत्तराखंड, जहाँ पर तप किया जाता है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो आपको दर्शन करा देते हैं तपोवन के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तपोवन जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, तो इस चीज़ को आप जल्दी से लोकेट कर लें और पढ़ लें। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है। तो जी आपको अच्छे से याद रखना है। तो तपोवन विद्युत यहाँ पर जल परियोजना याद रखना है, तपोवन विष्णुगढ़ वाली। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करा दूँ, जी धौली गंगा नदी पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले में दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो 1947 में दोस्तों हैदराबाद का निजाम कौन था, उस्मान अली था। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, उस्मान अली 1947 के समय हैदराबाद का निजाम था। यहाँ पर मैं मिला देता हूँ आपको उस्मान अली से। तो आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार जी हैं, तो इनके साथ जो रहे, ठीक है, उस्मान अली। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, उस्मान अली जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ हैं।
अगर मैं बात करूं कि यहाँ से हैदराबाद से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा कि हैदराबाद का पुराना नाम क्या था। तो हैदराबाद का जो प्राचीनतम नाम है दोस्तों वो गोलकुंडा है। तो हैदराबाद का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? गोलकुंडा। अगर मैं बात करूं कि हैदराबाद शहर की स्थापना किस नदी किनारे की गई थी, तो हैदराबाद शहर की जो स्थापना है वो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी दोस्तों 1591 में, 1591 में 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी कुली कुतुब शाह द्वारा। कुली अली कुतुब शाह के द्वारा यहाँ पर हैदराबाद शहर की 1591 में मूसी नदी के तट के किनारे की गई थी। हैदराबाद में 4 मीनार है दोस्तों, हैदराबाद में 4 मीनार है। कुतुब शाह के समय ही हैदराबाद में 4 मीनार की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है। दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है जी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों समुद्र तट से ऊंचाई सबसे जो अधिक है वो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हाइट। तो हाइट के हिसाब से बात करें, कोलकाता जो है इतना ऊंचा नहीं है, मुरादाबाद जो है इतना भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल इतनी ऊंचाई पर नहीं है। मुरादाबाद जो है ये भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। पटना भी मैदानी क्षेत्र है जो कि बिहार का है। अगर मैं दोस्तों बात करूं रानी खेत कहाँ पर है, तो रानी खेत जो है वो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर उत्तराखंड जो है ऊंचाई पर एक राज्य है, तो उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रानी खेत। चलिए जरा हम देख लेते हैं रानी खेत किस तरह से आपको दिखता है। तो आप देखेंगे रानी खेत जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानी खेत है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, डायग्राम से भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से दोस्तों छपता ही छपता है परीक्षा में। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय वस्तु से संबंधित है या विषय वस्तु से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक जो है अमुक्त मलयद पुस्तक है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कृष्णदेव राय द्वारा यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। कृष्णदेव राय, इनका ऐतिहासिक रूप से चित्रण किया गया है, आपके सामने नजर आ रहे हैं ऐतिहासिक रूप से चित्रित देव राय, कृष्णदेव राय। तो इनकी पुस्तक भी आपको यहाँ पर लिखी दिख रही होगी, मुक्तक मलयदा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। आपके सामने दिख रहे हैं कृष्णदेव राय का सचित्र आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से प्रश्न आए हैं और आगे फिर से वही आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कृष्णदेव राय ने जो पुस्तक लिखी है अमुक्त अमाल्यद जो लिखी हुई है तेलुगु भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कृष्णदेव राय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अमुक्त माल्यद जो पुस्तक लिखी है कृष्णदेव राय द्वारा, वो किस भाषा में लिखी है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। तेलुगु भाषा में लिखी है क्योंकि ये फेमस पुस्तक है उनकी। अगर मैं बात करूं ये कहाँ के थे, तो ये विजयनगर के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कब की थी, तो ये भी आपको जानना है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। तो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। तो यहाँ पर यादव वंश के भावना संगम के पुत्र हरि और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं तो मैंने आपको क्लियर करा दिए। अगला प्रश्न, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था दोस्तों? तो विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा भीकाजी कामा। चलिए हम भीकाजी कामा जी के दर्शन कर लेते हैं कि कहाँ पर इन्होंने झंडा फहराया था इनके बारे में। तो आपके सामने भीकाजी कामा प्रस्तुत हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह का उस समय हमारे भारत का झंडा था, वंदे मातरम इस पे लिखा हुआ है, भीकाजी कामा के हाथों में वो स्थित है। तो हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा कब इन्होंने फहराया था।
मैडम भीकाजी कामा 22 अगस्त 1960 दोस्तों, कब? 22 अगस्त 1960 को विदेशी भूमि में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। कब दोस्तों? 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कहां पर फहराता है इन्होंने, विदेश में जर्मनी में जाके इन्होंने ध्वजारोहण किया था दोस्तों, जर्मनी में जाके इन्होंने ध्वजारोहण किया था। तो आई होप आपको ये डिटेल क्लियर हो चुकी होगी। अगला, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए दोस्तों, भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने एक बराह रूप बनाया था। ध्यान रखना, बराह रूप बनाया था। किस तरह से बराह रूप दिखता है हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बराह रूप बनाया था, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बराह रूप इन्होंने अपनाया है और साथ ही साथ देखो पृथ्वी को इन्होंने बचा लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी जो डूब गई थी पानी में तो बराह रूप अपनाया था। अब हम आगे क्यों चलेंगे। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया गया जाता है? तो म्यूचुअल फंड जो है ना पैसे संबंधित है, तो पैसे संबंधित आप ध्यान रखना आरबीआई सेबी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई और सेबी म्यूचुअल फंड उद्योग को क्या करता है? विनियमित करता है। अब सेबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से सेबी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, बिल्कुल स्किप ना करना, बहुत ध्यान से एक एक चीज दिमाग में नोट करना जो मैं बताऊं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का हिंदी में पूर्ण रूप है। भारत सरकार के भीतर वित्त मंत्रालय के स्वायत्त में है दोस्तों, ध्यान रखना वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है सेबी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष इत्यादि के बारे में हम और जान लेते हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपके सामने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आ चुका है। मुंबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों सेबी का। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मुख्य कार्यकारी एजेंट अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो आपके सामने माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच इसकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने ये सारी चीजें क्लियर करा दी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। अभी सारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। तो दोस्तों पर्वतों का निर्माण हो जाता है, पर्वतीय संरचना बन जाती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी सारी परतें किस तरह से टकराती हैं, तो आप ध्यान से आगे को समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी सारी परतें जो हैं, एक परत जो है दोस्त इस तरह से नीचे की ओर आती है और एक जो है ऊपर की ओर उठ जाती है। तो जब एक ऊपर नीचे धंसती हैं तो क्या होता है, इन पर्वतों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। आई होप आपके दिमाग में क्लियर बैठ गया होगा। अभी सारी परतें एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ती हैं और पर्वतों का निर्माण कर देती हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह की गति की बात करें, ग्रह की बात कर रहा हूं दोस्तों, ना कि गति की। अगर गति का पूछता तो न्यूटन बाबा इज द राइट आंसर। अगर गति की पूछ रहा है यहाँ पर तो आपका न्यूटन बाबा बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ग्रह की पूछ रहा है, प्लेनेट की पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर केपलर आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन डी केपलर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, बेस्ट लग रही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करना, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए याद करने के तरीके ढूंढता हूँ, किस तरह से आपके दिमाग में बैठा सकूँ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की पूछ रहा है दोस्तों। तो जीएसटी काउंसिल 279 ए 279 ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर कहता कि जीएसटी की यहाँ पर अगर स्थापना कहे तो जीएसटी की स्थापना 269 ए हो जाता। तो ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी। तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी परिषद की स्थापना 279 ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के डोनट मॉडल का क्या उद्देश्य है? तो विकास के डोनट मॉडल का जो उद्देश्य है दोस्तों, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है
जिससे लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, मतलब खाने की सिक्योरिटी की यहाँ पर कोई एक यहाँ पर विशेषता नहीं है। तो ग्राह्यता, ग्राह्यता तो खाने की होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे खाने की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर नहीं है, तो ग्राह्यता, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आज का शायद मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं रामचंद्र गुहा हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, विदाई लेता हूं आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।